हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको राहु की महादशा, राहु में शुक्र, मकर लग्न में के जातकों के लिए विशेष हो गया और ज्योतिष प्रेमियों के लिए, ज्योतिष सीखने वालों के लिए स्पेशल वीडियो हो गया। आगे बढ़ने के पहले ये मैं आपको अपना नंबर डिस्प्ले कर दिया हूँ। ये मेरा नंबर है। कुंडली विश्लेषण के लिए आप संपर्क करना चाहते हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। बहुत नॉमिनल फी में कुंडली विश्लेषण किया जाता है। राहु की दशा जनरली जो है 18 वर्ष की होती है। 18 वर्ष की चलने वाली दशा है ये, और इसका जो अंतर है वो 3 वर्ष का चलता है, जो काफ़ी बड़ा अंतर होता है। ठीक है, तो राहु अपना पूरा फल तो राहु का नहीं देंगे, अंतरदशा से ग्रह फल देते हैं। सब ग्रहों के फल अपनी अपनी अंतरदशा में होते हैं। अपनी कोई यदि ग्रह राहु है तो राहु की महादशा में पूरे फल नहीं मिलेंगे, उसकी अंतरदशाओं में मिलेंगे। राहु में तो फल नहीं मिलेंगे, तो राहु शुक्र में फल मिलेंगे। ग्रहों के शुभत्व के आधार पर, वो शुभ है अशुभ है उसके आधार पर फल मिलते हैं जनरली। इस प्रकार से दशाक्रम चलता है। राहु दशा, फिर शुक्र शनि मंगल, इस तरीके का अंतरा होता है। राहु शुक्र, फिर शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु बृहस्पति शनि, ऐसा पूरा चलता है। ठीक है, तो काफ़ी लंबा है, 3 वर्ष बहुत लंबा होता है। इस बीच कहीं राहु केतु शनि मंगल और सूर्य एक क्रम आ गया, लगातार पाप दशाओं का ऐसा क्रम आ गया, तो ये काफ़ी हानिकारक होती है। लगातार पाप ग्रहों की दशाएं, ऐसे समय में ईश्वरीय प्रार्थनाएं करना चाहिए। नवग्रह स्तोत्र का पाठ, और जो है दुर्गा, राहु के लिए माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ, चंडी पाठ, दुर्गा कवच, कीलक अर्गला कवच जो भी है उसका बताएं ऋषि पाराशर महाराज ने। और शुक्र के लिए जी माँ लक्ष्मी की पूजा या दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। राहु एक तम प्रधान ग्रह है। राहु की दशा में अनेक प्रकार के बुरे प्रभाव जातक के जीवन में आते हैं, और कई बार जो है जातक किसी भी अपराध में फंस सकता है या फंसने का माहौल बनता है। CBI, ED, लोकायुक्त, विजिलेंस, फेरा, फेमा, MLA, ये खतरनाक एक्ट बने। गवर्नमेंट सर्वेंट डिपार्टमेंट इंक्वायरी में फंस जाते हैं, इनकम टैक्स की रेड हो जाती है। कोई राहु सुसाइड का भी कारक है, पॉइजन का कारक है, कॉन्स्पिरेसी का कारक है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ एक्टिवेट हो जाती है। यदि राहु के साथ चंद्रमा हो, मंगल भी हो, शनि की दृष्टि हो, तो जातक कई बार अपने आप को किल करने का प्रयास करने लगता है। और राहु के साथ चंद्रमा हो तो मन डरावना हो जाता है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है। राहु शनि चंद्रमा मंगल ये सब 8वें स्थान पे एक साथ हो तो बहुत ज़्यादा तकलीफ देह कुंडली हो जाती है, और जातक मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। फिर वो राहु में कहता है कि मुझे कोई बाहरी हवा तो नहीं लग गई, कोई भूत प्रेत का तो चक्कर नहीं हो गया। इस तरीके से जातक परेशानियों का सामना करना। तो राहु में ये सब कारकत्व है कि आपको कोई मुसीबत में पड़ा दे। आप बड़े उद्योगपति हो या कोई कंपनी चलाते हो, लंबे समय से टैक्स की कोई गड़बड़ी हो रही है, तो आप टैक्स के दायरे में आ सकते हो, और अचानक आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ी मुसीबत हमारे ऊपर जीवन में आ गई। इस तरीके से राहु बड़ा इम्पोर्टेंट है। राहु इतना इम्पोर्टेंट ग्रह है कि ये संतान के जन्म के समय इशारा करता है। एक निर्धारित स्थान पे होता है संतान के जन्म के समय, और जो है संतान के जन्म को गोचर देता है। तो संतान जन्म में भी राहु की बड़ी भूमिका होती है। राहु गंगा स्नान भी कराता है, और राहु प्रॉपर्टी खरीद में भी बड़ा रोल हो जाता है। तो राहु बहुत पावरफुल ऐसा ग्रह हो गया है। ठीक है, राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, खासकर आद्रा, स्वाति और सदभिषा। ठीक है, और शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा आषाढ़ा। अब जनरल एक रूल होता है एस्ट्रोलॉजी का कि राहु केतु की तो कोई राशि नहीं होती, तो जिस भाव में बैठते हैं, जहाँ बैठते हैं उसके मालिक हो जाते हैं। अष्टम भाव में बैठे तो अष्टमेश, दसम में बैठे तो दसमेश, 11वें में बैठे तो लाभेश, धनेश में बैठे तो धनेश, और चतुर्थ में बैठे तो चतुर्थेश बन जाते हैं। तो इस तरीके से राहु जिस ग्रह में जिस भाव में बैठते हैं वहाँ के भावेश हो जाते हैं, ऐसा ऋषि पाराशर महाराज कहते हैं। ठीक है, जनरली राहु तीसरे, छठे, 11वें या 6, 8, 12 भावों में अशुभ है। केंद्र में और त्रिकोण में शुभ हो जाते हैं, और कई बार तो केंद्र और त्रिकोण से लाभ लेकर राहु राजयोगकारी हो जाते हैं। राहु
तमोगुणी ग्रह हैं जो अंधकार का एक इशारा करते हैं, ठीक है, और ये काफ़ी भयभीत करने की ताकत राहु में है। इसका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। राहु केतु के बारे में ऋषि पाराशर कहते हैं कि राहु केतु यदि केंद्र और त्रिकोण में हो और केंद्र और त्रिकोणपति से युत या दृष्ट हो तो ये योग कारक होते हैं। तो आपको ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि राहु सदा ऑलवेज नेगेटिव होते हैं। राहु केतु जिस जिस भाव में रहते हैं उस भावे से भाव के अनुसार फल प्रदान करने में सक्षम होते हैं। तो ये विशेष जानकारी होरा शास्त्र से, ऋषि पाराशर की होरा शास्त्र से, ये राहु के कारकत्व है। आप इसको वीडियो रोक के इत्मीनान से देख सकते हो। और ये शुक्र के कारकत्व है, इसको भी आप वीडियो रोक के इत्मीनान से देख सकते हो। जनरली जो जातक के फलित बताता है एस्ट्रोलॉजर, तो उसमें भाव, भावेश, षड्बल और ग्रहों के नैसर्गिक कारकत्व और ऋषि पाराशर के द्वारा बताए गए लगभग 1800 योग और कारक ग्रह का निर्णय, षोडश वर्ग कुंडली यदि जन्म कुंडली शुद्ध है, इन सब तरीकों से देख के जातक और लघु पाराशरी के सिद्धांत अपना के ही पता लगता है कि कौन सा ग्रह योगकारी है और कुंडली में किस प्रकार के धन योग बनते हैं। तो फलित पे वो इस तरीके से आता है, ये उसकी टेक्निक होता है। और कुछ एस्ट्रोलॉजर जेमिनी का भी यूज़ करते हैं, कोई लाल किताब का यूज़ करता है, सबकी अपनी अपनी टेक्निक है, ठीक है। देखो ज्योतिष के जनरल रूल होते हैं कि कोई भी ग्रह शुक्र लग्न से केंद्र त्रिकोण में 11वें भाव में होगा, उच्च का होगा तो अच्छे फल देगा, शुभ राशि में होगा, मित्र राशि में होगा। दशापति से मतलब राहु से यदि शुक्र 10वें 11वें 9वें 10वें भाव में होगा, राहु से केंद्र में आएगा, त्रिकोण में आएगा तो अच्छे फल देगा। और यदि शुक्र केंद्र से 6, 8, 12 भाव में होगा, नीच शत्रु राशि में होगा, शनि मंगल राहु से युत हो तो अशुभ फल देते हैं। और शुक्र यदि मार्किस हो गए तो दूसरे और 7वें स्थान के मालिक हो गए तो भी अशुभ फल देते हैं। राहु को और शुक्र को आपस में षडाष्टक नहीं होना चाहिए या 2-12 का योग नहीं होना चाहिए, ये भी खराब फल देता है। षडाष्टक मतलब राहु से गिनोगे तो वो 8वां आएगा और राहु से गिनोगे तो 12वां आएगा, तो ये भी योग काफ़ी खतरनाक होता है। चूँकि राहु में शुक्र बता रहे हैं तो अभी आपको ये बता दें कि भाई शुक्र की जो मिथुन और मकर कुंभ राशि जो है मित्र राशि है और मेष और वृश्चिक सम राशि है और शत्रु राशि शुक्र के लिए धनु और कर्क में है। तो धनु और कर्क राशि का यदि शत्रु होगा तो थोड़ा कष्टप्रद हो सकता है क्योंकि वो शत्रु राशि है शुक्र की। 7 मिनट के लेक्चर देने के बाद अब आपको हम बताएंगे कि भाई ये मंगल लग्न कुंडली है, मकर लग्न की कुंडली है। और यदि आपकी मकर लग्न है और लग्न से ही बताया जा रहा है, चंद्रमा की राशि से नहीं बताया जा रहा है, तो इसमें हम ये बता देते हैं सबसे पहले आपको कि भाई इस मकर लग्न की कुंडली में कौन सा ग्रह योगकारी है और कौन सा ग्रह योगकारी नहीं। तो शनि हमेशा लग्नेश योगकारी होता है, तो मकर लग्न की कुंडली में शनि महाराज योगकारी हुए। चूँकि एक राशि उनकी धन भाव में है जो मारक भाव भी कहलाता है, तो धन भाव जनरली लघु पाराशरी के सिद्धांत से न्यूट्रल होता है। तो शनि लग्नेश होके केंद्र भी हो गए, त्रिकोण भी हो गए, तो सबसे शुभ ग्रह हो गए। इसके बाद गुरु को देखते हैं, गुरु उपचय का मालिक है और गुरु महाराज यहाँ पे द्वादशेश भी है, तो द्वादशेश 12 होके न्यूट्रल हो गए और उपचय होके पापी हो गए। मकर लगन की कुंडली में गुरु महाराज पापप्रद है, अशुभ है और पापी ग्रह हो गए, ठीक है। भले ही वो गुरु शुभ हो लेकिन लघु पाराशरी के सिद्धांत से गुरु यहाँ पे पापी हो गया, अच्छे फल देने की योग्यता नहीं रखता है। मंगल केंद्र का होके त्रिकोण हो गए, त्रिकोण के मालिक होने से कोई भी पापी ग्रह यदि त्रिकोण का मालिक होता है तो उसको केंद्र का दोष नहीं लगता। और तो और मंगल का दूसरा भाव यहाँ उपचय में हो गया, तो मंगल कैसा है, उपचय होने से पापी हो गए और केंद्र में भी यहाँ पे एक सम हो गए। तो यदि ये सम हो गए, अच्छे या बुरे फल नहीं देंगे, तो मंगल यहाँ पे त्रिष्ठाय होके बहुत खराब हो गया और मंगल की ये राशि बाधकेश भी हो गया, मंगल इसमें बाधकेश भी हो गया, तो मंगल खराब रिजल्ट देगा, ठीक। अब दूसरे ग्रहों के साथ यदि योगकारी स्थिति में बैठा होगा तब फल देने की स्थिति में रहेगा। सिद्धांत रूप से मकर लगन की कुंडली में मंगल पापप्रद है, ये लघु पाराशरी का सिद्धांत है। शुक्र पंचमेश होने से अति शुभ हो गए, लेकिन शुक्र महाराज की एक राशि केंद्र में आ गई। केंद्र में केंद्र त्रिकोण का शुक्र को दोष लगता है, लेकिन एक राशि पंचम भाव में आने से, त्रिकोण का मालिक होने से मंगल यहाँ पे योगकारी स्थिति में हो गया, ठीक है, क्योंकि केंद्र के होने से एक न्यूट्रल हो गया। अब ये भाव न्यूट्रल हो गया तो ये ताकतवर हो गया, तो शुक्र यहाँ पे योगकारी हो गया, ठीक। अब शुक्र बुध को देखते हैं, बुध तृतीय होकर बहुत खराब है और बुध का एक भाव यहाँ पे बहुत शुभ है, तो ये सबसे शुभ त्रिकोण है, ठीक है।
तो मंगल सबसे शुभ त्रिकोण का भी मालिक हो गया, सॉरी बुध सबसे शुभ त्रिकोण का भी मालिक हो गया, और यहाँ पे एक सस्टेस हो गया, बहुत खराब हो गया। तो क्या फल देगा? सिंपल है, इस राशि का भी फल देगा, रोग ऋण बीमारी छठे भाव का शत्रु, और नवमेश हो के अति शुभ भाग्यकारी भी हो गया, भाग्य उदयकारी हो गया, धर्मेश हो गया। तो मंगल बुध कैसे फल देगा? मिश्रित फल देगा, आधे इसके देगा, आधे भाग्य भाव के देगा, ठीक है। तो भी हम कहेंगे कि मंगल यहाँ पे ताकतवर हो गया, किससे? बुध ताकतवर हो गया, ठीक है, बहुत बुध ताकतवर हो गया है, भले ही उसका एक राशि यहाँ पे दोषी हो गई हो। तो दोषपूर्ण होने पर भी नवमेश होके बुध यहाँ पे शुभ हो गया। अब चंद्रमा को लेते हैं, तो चंद्रमा भैया यहाँ मार्केश है, और चंद्रमा को केंद्र का दोष भी लगता है। तो केंद्र के दोष होने से शुभ ग्रह को भी केंद्र का दोष लगता है। मान लो न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ पे चंद्रमा मारक हो गया, ठीक है, तो ये बहुत शुभ फल नहीं देता, ठीक, लेकिन केंद्र का स्वामी होके तो भी ताकत रखता है। अब सूर्य को देखते हैं, सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, ऐसा लघु पारसरी का सिद्धांत कहता है। लेकिन ये सूर्य यहाँ पे यदि पीड़ित होगा, कैसे? यदि ये सूर्य यहाँ पे होगा और यहाँ पे मंगल महाराज आ जाएंगे और शनि महाराज यहाँ से दृष्टि देने लगेंगे और यहाँ पे कहीं राहु भी घुस जाएंगे, तब तो ये सूर्य आपका बाजा बजा देगा। कहीं राहु में सूर्य की दशा लग गई तो आपके बाजा बजने तय। बाजा मतलब आपको कठिनाई होगी, तकलीफ होगी, परेशानी होगी, रोग ऋण बीमारी एक्टिवेट हो जाएगी, ऐसा समझना। भाषा तो है यार, भाषा कई बार अच्छी और कई बार बुरी हो जाती है, ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए। ऐसे ही में तो डरते हैं लोग यार फिर, ठीक है। मैं भी वही काम कर रहा हूँ जो पूरी दुनिया कर रही है, तो मैं क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से, ऐसे भाषा का मैं दोबारा इस्तेमाल नहीं करूँगा, ठीक। शुक्र भी बता दिया, मंगल भी बता दिया, गुरु भी बता दिया। आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह अच्छा है और बुरा है। देखो अब तो ये समझ में आ गया कि मेरे को कौन से ग्रह अच्छे फल देंगे और कौन से बुरे होंगे। अब देखा जाएगा कि कुंडली में ग्रह कैसे बैठे हैं, वो भी डिपेंड करता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ग्रह कहाँ कैसे बैठे, वो मैं नहीं देख सकता, वो तो जो किसी पर्टिकुलर विशेष की जब कुंडली हम देखते हैं तभी जानेंगे। हम मोटा मोटा अब आपको सटाष्टक बता देते हैं कि भैया आपकी राहु की दशा चल रही है, राहु लग्न में बैठा हो और शुक्र महाराज कहीं 8वें में बैठे होंगे, ठीक है। सिंपल रूल बता देता हूँ कि यदि राहु कहीं पे भी यहाँ केंद्र में बैठा होगा, ठीक, ये केंद्र भाव, ये केंद्र भाव, ये केंद्र भाव, ये केंद्र भाव, तो शुभ है। और यदि त्रिकोण में बैठा होगा तो भी शुभ है, और यहाँ पे उच्च का हो जाएगा पंचम में तो भी शुक्र है, ठीक है। और यदि राहु यहाँ बैठेगा तो ये न्यूट्रल हो गया, और राहु यदि यहाँ बैठा तो ये भी न्यूट्रल हो गया, ठीक है। क्योंकि दूसरा भाव न्यूट्रल नहीं है, दूसरे का स्वामी न्यूट्रल है, ठीक है। तो बार बार भाव का मालिक न्यूट्रल हो जाएगा, तो यहाँ धंधकारी हो गया और यहाँ विदेश की यात्रा करा दे, खर्च करा दे, लफड़े में पड़ जाओ। तो ये हो गया मंगल की स्थिति। अब मैं सटाष्टक बता देता हूँ, शुक्र के बारे में बता दूँ। शुक्र यदि केंद्र में बैठा हो, दशम में बैठा हो, कर्क राशि में बैठा हो और यहाँ पे बैठा हो, ठीक है, शनि को हटा दें यहाँ से, तो केंद्र में ये अच्छा फल देता है। और यहाँ कैसे फल देगा? यहाँ पे ये जो है अच्छे फल देगा त्रिकोण। यहाँ कैसे देगा? बोलोगे साहब तो नीच का हो गया, ठीक है, नीच का हो गया। सिद्धांत में क्या है? सिद्धांत में कुंडली यहाँ पे गुरु ये पंचमेश होकर शुभ है और त्रिकोणेश होकर भी राजयोगकारी स्थिति में आ जाता है वो। अब चूंकि नीच का हो गया है, यदि कोई शुभ ग्रह देखेगा, जैसे यहाँ से गुरु महाराज की दृष्टि हो जाए और यहाँ से और कोई योगकारी ग्रह देखे, कोई योगकारी ग्रह कौन सा हो सकता है? नहीं है कोई। चंद्रमा देखे, चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए तो बहुत संतुलन हो जाएगा, शुभ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप जानो इसको। तो यदि यहाँ बैठे और यहाँ बैठे तो ये शुभ मान लेगा। अब यहाँ नीच का हो गया, सिंपल यार, ज्योतिष के सरल से रूल है कि यदि कोई ग्रह नीच का होगा तो अपनी वो ताकत खो देता है। तो क्या होगा भाई? पंचमेश नीच का हो गया। कई बार ऐसा होता है कि ये पंचमेश आके यहाँ नीच का हो गया तो जातक तो चरित्रहीन नहीं होता, जातक के पिता चरित्रहीन हो जाते हैं। ज्योतिष के सूत्र कब लागू होंगे, कैसे लागू होंगे, किन परिस्थिति में लागू होंगे, ये बड़ा रहस्यमय खेल है। वो ज्योतिषकर्ता की इंटेलिजेंसी पे, इसलिए ज्योतिषी को हाईली इंटेलिजेंट होना चाहिए। अभी के.एन. राव साहब का लेटेस्ट इंटरव्यू आया था। अब वो रसिया का जो वहाँ पे वार चल रहा है, युद्ध चल रहा है यूक्रेन रसिया का, तो राव साहब बोलते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जिसको बनता होगा वो जानेगा कि कैसे समझौता होगा, संधि क्या होगी, संधि कैसे हो सकती है। अब झोला छाप एस्ट्रोलॉजर कभी नहीं पढ़े हैं, जिंदगी के फेलुअर एस्ट्रोलॉजर, हमेशा फेल होने वाले, वो भी अपनी बेरोजगारी काटने के लिए एस्ट्रोलॉजर बन जाते, फिर वो काल सर्प योग कटाते हैं।
फिर शनि मंगल का अंगारक, भूत पिशाच योग, विष योग बता के वो आम जनता को बरगलाते हैं और लूटपाट करते हैं। ज्योतिष विद्या हाईली इंटेलिजेंट लोगों का काम है, बहुत ब्रिलियंसी आती है, जिसकी लॉजिक इतनी स्ट्रांग हो, जो राशि तत्व को पढ़ ले, कारकत्व याद रखे और काल परिस्थिति को भी जाने, वो ज्योतिषी भैया। बहुत ये जो सीरियस विद्या है, ठीक है, गंभीर, सीरियस, आध्यात्मिक, सब इंटेलिजेंसी का काम है। अब राहु का मैंने बता दिया। अब राहु यहाँ पे हो तो ये षडाष्टक हो गया, ठीक है, राहु यहाँ है तो षडाष्टक हो गया। हो सकता है कि राहु यहाँ हो और शुक्र भी यहाँ हो तो बहुत खराब स्थिति। हो सकता है कि राहु और शुक्र यहाँ हो, ऐसी स्थिति में अच्छे नहीं आते। हो सकता है कि राहु यहाँ हो और शुक्र यहाँ हो, अच्छी स्थिति नहीं आएगी। हो सकता है कि शुक्र केंद्र में हो और राहु अष्टम में हो, षडाष्टक बहुत खराब फल देगा और ये भी खराब फल देगा, ठीक है। तो इन स्थिति, और जैसे यहाँ पे ये भी खराब फल देगा, इन स्थितियों में बहुत खराब फल आएंगे। इसका आपको सावधानी से कुंडली से निरीक्षण करके ही कोई बुद्धिमान एस्ट्रोलॉजर के संपर्क में आपको करना चाहिए, जो डराए ना और ऋषि पाराशर को प्रॉपर फॉलो करे, और जो है उपाय भी वो ऐसे बताए जो मंत्र हों, ईश्वरी प्रार्थना हो, तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है। नहीं, कुंडली 2 मिनट देखा नहीं, आप साहब पन्ना पहन लो, आप साहब हीरा पहन लो, आप साहब मोती पहन लो, तो वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो केवल व्यापारी है, उसका काम है व्यापार करना। मकर लगन की कुंडली में एकादश भाव बाधकेश होता है। एकादश भाव कौन हो गया? यहाँ पे मंगल जो है इतना खतरनाक हो गया। एक तो केंद्र का होने से ये सम हो गया, लेकिन सबसे उपचय, सबसे खराब कोई है यहाँ पे तो मंगल है। आपकी कुंडली में सबसे खराब प्लैनेट कौन सा हो सकता है? नहीं, अष्टमेश से भी खराब हो सकता था। अष्टमेश को तो ऋषि पाराशर ने बोला है कि सूर्य और चंद्र को अष्टम का दोष नहीं लगता, तो ये तो बच गया भैया, न्यूट्रल हो गया। लेकिन ये बहुत खराब हो गया मंगल, सबसे खराब यही है भैया यहाँ पे, ठीक है, इसके अलावा कोई खराब नहीं है। गुरु उतना खराब नहीं है, क्योंकि गुरु को क्या बोलता है लघु पाराशरी का लेखक मुकुंद देव जी कहते हैं कि उत्तरोत्तर ग्रह उत्तरोत्तर बली होते हैं। कैसे? अब मैं उत्तरोत्तर समझा दूं। कहते हैं वो कि भैया देखो, तृतीय से बली षष्ठेश होगा और षष्ठेश से बली 11वां उपचय होगा। वैसे ही वो कहते हैं कि पहले लग्नेश से बली पंचम होगा, पंचमेश से बली नवम त्रिकोण होगा। ये सूत्र वो जनरली बताते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ इतनी बात हो गई। बात आती है कि साहब मैं क्या पहन लूँ रत्न में, मेरे को कौन सा रत्न पहन लूँ, क्योंकि ये जनरली क्वेश्चन पूछते हैं और कमेंट भी लिखते हैं, साहब मेरे को क्या रत्न पहनना चाहिए मंगल के। देखो, जनरली मैं रत्न सजेस्ट नहीं करता। ऋषि पाराशर महाराज ने ओरिजिनल होरा शास्त्र में एक भी रत्न नहीं बताए हैं, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी जनरली राजाओं के लिए बनी थी। सारावली कहती है राजाओं के भले के लिए राजयोग बने थे, ठीक है। चलो भाई, अब सब मानने लगे, सबको अधिकार हो गया, सब वेद पढ़ सकते हैं, सब मंत्र पढ़ सकते हैं, ठीक है, सब ज्योतिष कर सकते हैं, ज्योतिषी बन सकते हैं। सारे जो अधिकार एक वर्ग विशेष के पास थे अब सबको मिल गए हैं, तो सब एस्ट्रोलॉजर बन गए। जिसको जो लगे सारे को काम कर रहा है, बढ़िया, करने दो। अब साहब क्या रत्न पहनना चाहिए? देखो, लग्नेश का रत्न यदि कोई पहनना चाहता है, लग्नेश का रत्न क्या होगा? शनि का रत्न क्या होगा? नीलम। नीलम बहुत महंगा होता है, तो भाई कोई मना ही नहीं है। लेकिन याद रखना कि ये मार्केज भी है, लेकिन लघु पाराशरी कहती है कि न्यूट्रल हो जाता है, तो लग्नेश का रत्न पहन सकते हो, ठीक है। क्या नहीं पहनना? गुरु का रत्न भूल के भी नहीं पहनना, ठीक है। एक तो ये उपचय है और ये नहीं पहनना। और क्या नहीं पहनना? मंगल सबसे खतरनाक उपचय है, मैंने आपको बताया था। मंगल का यदि पहनोगे मूंगा तो इतना ज़्यादा प्रभाव बढ़ेगा मंगल का। और मंगल कैसे बैठा है? जैसे मंगल यहाँ बैठेगा, ठीक है, तो ये मंगल क्या होगा? यहाँ पे मंगल कहाँ गया? आपको क्या लगता है? ये मंगल यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मालूम है? क्योंकि ये तो न्यूट्रल हो गया और ये मंगल यहाँ आने से भैया ये राजयोगकारी हो गया, ठीक। और ये मंगल यहाँ बैठेगा तो भी फायदेमंद हो गया। यहाँ तो मैंने बताया कि राजयोगकारी हो गया, पॉजिटिव हो गया। और राजयोग तो नहीं है, लेकिन उपचय का उपचय में जाता है तो अच्छे फल देने लगता है। राजयोग नहीं है भैया। और यहाँ पे भी उपचय का उपचय में गई अच्छे फल देने लगेगा, ठीक। उसी तरीके से ये गुरु महाराज, यदि ये गुरु महाराज कहाँ है? गुरु कहाँ गए यार? गुरु दिख नहीं रहे मेरे भाई। देखिए, ये गुरु महाराज यहाँ छुप के बैठे हैं। उपचय, यदि कोई उपचय का होके उपचय में आ गया तो ये गुरु कैसे हो गए? अच्छे हो गए। और ये गुरु यहाँ से विपरीत राजयोग भी बना और अपने घर को भी गुरु महाराज देखते हैं, तो ये गुरु कैसे हो गए? ये गुरु अच्छे हो गए। कोई ज़्यादा हानिकारक नहीं बन गए ये गुरु, क्योंकि एक तो अपने घर को विपरीत राजयोग बना दिए, उपचय का मालिक उपचय में आ गया तो पॉजिटिव हो जाता है। ये है ज्योतिष के सिद्धांत, ठीक है।
अब और क्या बता दिया जाए आपको। अब आप पूछोगे कि साहब आप जो है मुझे फलित बता दो। यार मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी, मैं क्या फलित बता दूं? मेरे को क्या मालूम तुम्हारा शुक्र कहाँ बैठा है, पिटा पिटाया है। पता लगा कि शुक्र आपका यहाँ बैठ गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इस तरीके से शनि महाराज यहाँ से इसको चमका रहे हैं दृष्टि दे के, और मंगल महाराज यहाँ घुस गए हैं उपचय, ठीक है। और यहाँ सूर्य भी घुस के उसको जो है पूरा अस्त कर दिए, जला दिए हैं। और पता लगा कि राहु भी यहाँ घुस गए हैं, तो फिर ये मंगल शुक्र तो आपको पूर्णतः बाजा बजा देगा, ठीक है। बड़ा नुकसान कर सकता है, फिर बोला बाजा बजा दूंगा, बड़ा नुकसान कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से जानिए कि मैं नहीं जानता कि आपके ग्रह कहाँ बैठे हैं। तो मैंने तो आपको जनरली ज्योतिष सिखा भी दिया, सिद्धांत भी बता दिया, और ज्योतिष का जो भयंकर डर था वो भी खता बता दिया, और ये भी बता दिया कि राहु शुक्र में फल मिलते हैं, और तब मिलते हैं कि शुक्र कैसा है। निश्चित रूप से मकर लगन की कुंडली में शुक्र योगकारी है, और शुक्र यहाँ बैठे होंगे, जैसे शुक्र यहाँ बैठ गए, ठीक है। अब शुक्र के साथ कोई योगकारी ग्रह बैठ जाए यहाँ पे, क्या बैठ जाए, जैसे शुक्र बुध बैठ जाए, तो भैया भले ही ये नीचभंग राजयोग बन गया, ठीक है। नहीं, नीचभंग नहीं होगा, बुध यहाँ 9वें से का है तो केंद्र फायदेमंद होगा। हो सकता है कि शनि की भी एंट्री यहाँ आ जाए, ये शनि है तो ये शनि भी यहीं बैठ जाए तो क्या हो गया, तो ये तो कुंडली योगकारी हो गई यार, ठीक है। क्योंकि शनि लगनेश है, और शुक्र पंचमेश दसवें भी, और बुध का भी साथ मिल गया, तो भैया ये शुक्र बहुत अच्छे फल देगा, ठीक है। इस तरीके से समझना, हर एक कुंडली की अपनी अलग अलग परिस्थिति होगी, हर एक कुंडली का अपना अलग अलग तरीका होगा। उपाय बता देता हूँ यार, ठीक है। अभी रत्न बता दिया, रत्न में मैंने शायद कुछ नहीं बताया। और देखो, बुध का रत्न आप चाहे तो पुखराज पहन सकते हो, लेकिन याद रहे 1/6वें भाव का भी मालिक बुध है। कोशिश करो बुध के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लो, आपका बुध बलि हो जाएगा, भाग्य से बलि हो जाएगा। अरे निःशुल्क मैं बता रहा हूँ यार, क्यों चक्कर में पड़ना। शुक्र का रत्न आप पहन सकते हो चाहे तो हीरा, ठीक है। और क्या नहीं पहनना, चंद्रमा का रत्न नहीं पहनना क्योंकि मारक है। सूर्य का रत्न अष्टमेश है, इसलिए माणिक्य नहीं पहनना, ठीक है। सारा बता दिया। और बोला कि मूंगा तो बिल्कुल फूल के भी नहीं पहनना। गुरु का रत्न पुखराज नहीं पहनना। अब इसीलिए लोग मुझे गाली दे देते हैं कि रत्न वाला क्या करता है, ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर है कि कोई ग्रह नीच का हो गया उसका भी पहनाते हैं। और जो कि दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण ग्रंथ है प्रश्नमार्क, वो कहते हैं नीच के ग्रह के या 6, 8, 12 में बैठे स्थानों के ग्रह के ना दान देना और ना उनके रत्न पहनना। तो क्या करना, ईश्वरी प्रार्थना करना, मंत्रों का पाठ करना, तो ग्रह शांति होती है। पैसे कहाँ लगे, निःशुल्क हो गया। लेकिन निःशुल्क बोलने से आप मेरे ऊपर शक करते हो। शुक्र का जो मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौ सहरावे नमः, 18,000 पढ़ना। आराम से पढ़ो, खुद से पढ़ो। और पढ़ने के बाद यदि जैसे आपने यज्ञ हवन नहीं किए तो ऐसा नहीं कि राहु डंडा लेके आपके घर आ जाएगा, मारेगा। ईश्वर के नाम लिए हो ना, टेंशन मत लो, ठीक है। शुक्र के लिए ओम द्राम द्रीम द्रोसा शुक्राय नमः माला में जब कर सकते हो 16,000। आराम से करो। 16,000 नहीं हुए, 1,000 हुए तो कोई शुक्र महाराज डंडा लेके मारने नहीं आ रहे, ना राहु महाराज आएंगे। क्यों भाई, तूने 18,000 मंत्र पढ़ा, तूने यज्ञ नहीं किया, दशांश हवन, मैं तेरे को मारूंगा। पूरी टीम बुला के क्यों नहीं किया, टीम से ही होगी। और तूने राहु के किया तो फिर ग्रह शांति क्यों नहीं कराया, अलग से सेटअप क्यों नहीं बनाया ना। कोई तनाव नहीं है, आपकी इच्छा हो तो दशांश हवन कराइए, अदरवाइज नहीं कराइए। नहीं तो न और उपाय, सरल उपाय बताता हूँ, और सरल उपाय, कोई हवन का चक्कर नहीं। ओम राम राहवे नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, कोई टेंशन नहीं। और लो राहु का कवच पढ़ लो भैया, कोई पैसे लगे क्या, नहीं लगे ना। वही लो राहु का स्त्रोत पढ़ लो भैया, ये लो राहु शुक्र का कवच पढ़ लो। और लो, यदि राहु, ऋषि पारसर कहते हैं राहु शुक्र चले तो दुर्गा लक्ष्मी जपम कुर्यात तत् सुखम वाप्युनाथ, शांति के लिए दुर्गा लक्ष्मी की पूजा पाठ करो तो सुख प्राप्ति होगी। कनक धारा स्त्रोत का पाठ करो, धन चाहिए तो शुक्र की शांति के लिए, और शुक्र के जाप करिए, ठीक है। और ये जो है शुक्र गोचर में यदि अनिष्ट हो तो इस तरीके का बताया है। ये आप लोग इसको थोड़ा सा रोक के देखते जाना, ठीक है। मैं इतना नहीं पढ़ूँगा यार, थक जाता हूँ। ये आप लोग इसको थोड़ा सा रोक के, टाइम दे देता हूँ, एक एक स्लाइड में 2-2, 3-3 मिनट, इसको यूज़ कर लो। ये शुक्र के दान हैं, बढ़िया अच्छी ग्रंथों से, स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक से मैंने बहुत सुंदर अक्षरों से आपको आपकी सुविधा के लिए लिख रखा है। आप बढ़िया से इसको जो है इसका मनन चिंतन करिए, और बिना पैसे के ग्रह शांति होती है यार, कहाँ चिकल्लस में पड़ोगे। ये लिखा है अनिष्ट स्थान में स्थित ग्रहों के शांति अर्थ धारण करने योग्य रत्न दान की वस्तुएं वर्जित बतलाए गए हैं, ठीक है। तो बचो,
रत्नों से। ये प्रश्न मार्क की कोई बात दान की है। ये ग्रहों के लिए जड़ का भी उपयोग करते हैं वो है। और इसके लिए शुक्र के लिए सफ़ेद घोड़ा, आप सफ़ेद घोड़ा नहीं तो चावल दे दो भैया। कहाँ से? ये नवग्रह स्त्रोतम सबसे बढ़िया है। जपा कुसुम संकाशकम कास्पेयम माधुति तमोरी सर्पागुणम पढ़तो अस्मि दिवाकरम। इस तरीके से ग्रह शांति होती है। और फलदीपिका कहती है जो व्यक्ति किसी की हिंसा नहीं चाहता, संयमी होता है, अपने मन आचरण पर संयम रखता है तथा धर्म से धनोपार्जन, देखो धर्म से धनोपार्जन, नो टैक्स चोरी, कोई लफड़े नहीं, चोरी चमारी का काम नहीं करना। यदि धर्म मार्ग से आप शास्त्र उपदिष्ट मतलब शास्त्र के गाइडेंस में शास्त्र के मार्ग बतलाए हैं धन कमाने के, उसके थ्रू धर्म पालन करते हो, नो टैक्सेस, नो चोरी, कोई टैक्स चोरी नहीं, ना भारतीय दंड संहिता, ना भारत की नैतिकता सामाजिकता, किसी को आपने नहीं तोड़ा तो ग्रह क्या करेगा आपका? नियमों को पालन कर, तो ऐसे व्यक्तियों पर ग्रह सदैव अनुग्रह करते हैं, ग्रह आपके लिए कृपालु हो जाते हैं। ठीक है, बस गलत काम से, अनैतिक काम से धन मत कमाइए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास साख्य आत्मनिवेदन। भक्ति के 9 प्रकार है। भगवान के नाम ले लो, माला जप लो, गुरु का मंत्र जप लो। कुछ जरूरी थोड़ी है कि यार तुम राहु का ही पढ़ोगे और शुक्र ही का पढ़ोगे। श्री राम जय जय राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे अनेकों सैकड़ों मत है। दुर्गा सप्तशती का पाठ, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता, हनुमान चालीसा, कमी थोड़ी है। नारद भक्ति सूत्र कहता है कि जो भगवान की भक्ति करेगा पूरे 9 ग्रह शांत हो जाएंगे। इससे सरल है दुनिया में क्या? कुछ भी नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम और गीता में भगवान कहते हैं मेरे भक्त का कभी जो विनाश नहीं होता, जो मेरे भक्त हैं उनका कभी विनाश नहीं होता। गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 31। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्ते प्रति जीनी ही जनही नामे भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्त का विनाश कभी नहीं होता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आपको ऐसा लगता है कि मैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण तक पढ़ूँ तो पढ़ो, चाहे उल्टा पढ़ो या सीधा पढ़ो, मंत्र तो मंत्र है। और जो है विष्णु सहस्त्रनाम बहुत ही कारगर दवाई है, अचूक रामबाण है ये। ठीक है, राम रक्षा सर्वस्व करो, चाहे तो मैं जो लगे करो, ग्रह शांति होती बिना पैसे के। ठीक है, आगे जो है श्राद्ध माह आने वाला आश्विन कृष्ण पक्ष, उसमें पिता, यदि आपके माँ या पिता नहीं है, भाई नहीं है, एक्सीडेंटल डेथ हो गई है, घर में किसी की भी एक्सीडेंटल डेथ हुई है, तो उसको श्राद्ध में भोजन ऑफरिंग करो। ठीक है, कोई तमाशे नहीं करना है, उनके लिए पानी दो और उनको घर का जो सुबह भोजन निकाल के रखो, सबसे पहले उनको दो, फिर भोजन करो। हर 15 दिन में पानी दो कंटिन्यू उनको 15 दिन। जब श्राद्ध के होंगे तो ग्रह शांति हो गई। कहाँ गया जाओगे यार नारायण बलि कराने? ठीक है, बहुत पैसे लगते हैं। तो ये सरल सा मैंने आपको उपाय बताया है। बहुत सारे सिद्धांत जो है ओपन कर दिए हैं, जिसमें आम जन को अच्छा भी लगेगा, सीखेगा, ज्योतिष सीखेगा। और जो भयानक ज्योतिष के नाम पे डर बनाया है वो, उससे वो बचेगा। फिर बता देता हूँ, आपको मेनली कर्म करना पड़ेगा। गीता कर्म कहती है, शरीर यात्रा, पेट पालने के लिए कर्म करना पड़ता है। ज्योतिष के भरोसे ना आपका घर चलेगा ना दुकान चलेगी। तो कोशिश करो कि आप अपने काम पे, अपनी प्लानिंग पे आप अच्छी प्लानिंग करो। जैसे जब समय खराब होता है ना, राहु चलता है, तो आपको दूसरी तीसरी ओपिनियन लेके काम करना चाहिए। राहु हमारे डिसीजन को गलत करवा देता है कई बार। 6, 8वें 12वें भाव में रहा तो डर का, भय का फोबिया पैदा कर देता है। हमारे ऊपर आरोप लगते हैं, रूमर उड़ती है, हमारी बदनामियाँ होती है, हमारे घर में छापे पड़ जाएंगे, बहुत बदनामी होती है। फिर आदमी गलत सोचेगा। राहु के साथ चंद्रमा शनि मंगल हो तो आदमी किलिंग अटेम्प्ट कर लेता है, जहर खा लेता है, सुसाइड कर लेता है। ठीक है, डर के मारे। तो ये मैंने आपको एक वीडियो बना के सारी परिस्थिति में आपको बताया कि आपको किसी भी हाल में डरना नहीं है। ठीक है, और बिना पैसे के ग्रह शांति होती है। इस वीडियो की यदि कोई विशेषता है तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति होती है। ठीक है, अब हम किसी को हायर करेंगे, हमारे लिए एक आदमी मंत्र पढ़ेगा, बताओ, वो मंत्र पढ़ेगा और हमको डायरेक्ट वहाँ उसका फायदा हो जाएगा। शायद ये प्राचीन काल में ऐसा होता भी था, अब नहीं है, क्योंकि आदमी शुद्ध नहीं है, कर्मकांडी शुद्ध नहीं बचे हैं। एक भी ब्राह्मण आदमी, ऐसा आदमी मिलेगा बहुत पावरफुल है, जो ब्रह्म को जानता हो, बहुत नियम कानून वाला हो, बेचारा वो करेगा तो भूखे मर जाएगा तुम्हारे लिए करते करते। तो वो भी प्रोफेशनल हो गया, क्योंकि
वक्त की मार सब पे पड़ी है, पेट की मार सब पे पड़ी है, सभी पैसे दूषित हुए हैं। किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि कंपटीशन हर क्षेत्र में बढ़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी ग्रह शांति करा के आप आसानी से आनंद से रह सकते हैं। इतना बोल के मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण।